आज जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं, भूगोल के बारे में जो सब्जेक्ट है, उसमें हमें आंतरिक हलचलों के बारे में जानकारी लेना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे रहा हूँ कि मैं पंतनगर हिंदी माध्यमिक शाला घाटकोपर से हूँ। मेरा नाम शरद कोहली है और इसीलिए आज जो लेक्चर है वो बहुत ही आपने जनरली बहुत सी चीज़ें भूकंप के बारे में आपने सुनी होगी और उसी में उसके बारे में आपने बहुत सी जानकारी ली होगी और भूगोल भूकंप के बारे में। तो मैं जो पीपीटी आपको पीपीटी के द्वारा जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ उस पर ज़रा आप ध्यान देना है और खास करके कुछ परिभाषाएं जिसके बारे में हम जानकर भी कोई चीज़ें हम ऐसा मालूम होता है कि भूकंप कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम कभी कभी सिर्फ इतना मालूम है कि धरती का कंपन होना या भूपृष्ठ का कंपन होना ऐसा होता है तो भूकंप होता है, ऐसा हम जनरली कह देते हैं। लेकिन सही तरह से किस वजह से, किस कारण से भूकंप होता है, कई जगह पर भारत में हो, अन्य देशों में हो, विश्व में कहीं भी कौन सी भी जगह पर भूकंप होता रहता है, ये हम टीवी में, चैनल में, सभी जगह पर हम देखते हैं। और इसी में आज जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है उसमें आंतरिक हलचलें, ये जो दूसरा पार्ट है इसमें आंतरिक हलचलों में भूपृष्ठ के नीचे या भूपृष्ठ के नीचे वाला जो भाग है उसमें अनेक प्रकार के हलचलें ये दैनंदिनी चलता रहता है और उसी के वजह से हमें जब भूपटल पर ये आंतरिक हलचलें जब उभर कर आती है तब हमें मालूम पड़ता है कि भूकंप हो रहा है। और इन्हीं के बारे में हम आज सविस्तर जानकारी जो है वो आज हम लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको भूपृष्ठ भूकंप की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भूकंप क्या होता है, किस तरह का होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। परिभाषा अच्छे से आप सुनिए क्योंकि ये परिभाषा आपको जब पेपर में आप लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से ये परिभाषा का उपयोग आपको करना है। और ये जनरली अपने मन से भी हम अपने भाषा में बना कर आप लिख सकते हैं, लेकिन जो अपनी किताब है वो किताब के अनुसार, अभ्यासक्रम के अनुसार हमें इस परिभाषा को बहुत इम्पोर्टेंट समझकर ये आप क्या करना है, ये परिभाषा को अच्छी तरह से सुनना है। देखो, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी या अधिक दबाव पड़ने पर या पड़ने से वहां जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है, इन्हीं ऊर्जा तरंगों के कारण से या उत्सर्जन के कारण से भूपृष्ठ पर जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं। देखो, मतलब है कि भूकंप की परिभाषा सिंपल में जो कहा जाए तो इस तरह के भी हम बना सकते हैं। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली जो हलचलें हैं उनके कारण से जो भूपटल पर भारी दबाव जब पड़ता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये ऊर्जा का उत्सर्जन का परिवर्तन तरंगों में होता है और ये तरंगे जब भूपृष्ठ पर कंपन होने लगती है तो भूकंप होता है या उसे भूकंप कहते हैं।
इस तरह की परिभाषा है। मतलब सिंपल में कहा जाए तो हाँ, भूपृष्ठ पर जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। लेकिन किस तरह का, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उससे जो तरंगे निर्माण होती है, वो भूपटल पर क्या है, उसका कंपन होता है, और उसी कारण से ये भूकंप होता है। ये आगे हम ये जो तरंगे हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन जो भूकंप, आंतरिक हलचलों के ये जो भूकंप है, बहुत से आपने किताबों में, अपने मीडिया पर आप ये जो भी कहा भी, भूकंप के बारे में बहुत बार सुना है आप लोगों ने। आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि अरे भूकंप तो बहुत बार, भूकंप जब धरती हिलती है तो भूकंप होता है, मालूम हो जाता है। लेकिन ये भूकंप जो होता है, ये पृथ्वी तल पर जब आता है कैसे, अनेक प्रकार के कारण उसके पीछे हैं। और इसी में मैं आपको कुछ भूकंप कौन से कारण से होता है, ये कारण आपको वन बाय वन आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, पहला भूकंप कौन कौन से कारण से होता है। पहला जो पॉइंट उसमें है कि भूपटल का सरकना, जो भूपटल होता है वो सरकने लगता है। दूसरा कारण है भूपटल का एक दूसरे से टकराना। जब सरकना, भूपटल सरकता है तो उसके बाद भूपटल एक दूसरे से क्या है, टकराता है। तीसरा है भूपटल के नीचे चट्टानों का भ्रंश होना। भ्रंश होना मतलब है दरार पड़ना। भूपटल के नीचे क्या होती है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है नीचे, वो चट्टानों का क्या होता है, भ्रंश होना शुरू होता है, और इसी में ये दरारें निर्माण होती है। और इसीलिए चौथा जो है, आंतरिक भागों में तनाव होकर चट्टानें भ्रंश हो जाती है। और आंतरिक भागों में जो तनाव निर्माण होने लगता है, तो ज्यादा तनाव निर्माण होने के कारण से क्या होता है, चट्टानों में टूटना शुरू होता है, भ्रंश होना शुरू होता है, और इसीलिए भूकंप होता है। और लास्ट जो है, ये भ्रंश होने का कार्य पूरा होने के बाद ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जितना तनाव ज्यादा निर्माण होता है, उतना ही ज्वालामुखी का विस्फोट उतना ही ज्यादा होता है। और इस तरह के ये जो भूकंप के 5 कारण हैं, वो आपको मैंने बताए। पहला कारण में आपको भूपटल का सरकना, दूसरे इसका उसमें टकराना आपस में, तीसरा है भूपटल पर चट्टानों में दरारें पड़ना, चौथा है आंतरिक भागों में तनाव होकर भ्रंश होना चट्टानों का, और पांचवा जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होना, और तभी ये भूकंप होता है। इन्हीं कारणों से भूकंप क्या है, अपने पृथ्वी तल पर अपने को देखने के लिए मिलता है, या पृथ्वी तल पर वो भूकंप होता है। और इसी तरह ये जो है, आंतरिक हलचलों की वजह से जो भूकंप आता है, वो भूकंप इस तरह का आता है। इसी में हमें देखना है कि नेक्स्ट जो आपको आकृति मैं दिखा रहा हूं, उस पर जरा ध्यान दीजिए आप। उसमें दिया गया है कि आकृति 2.11, उसमें साधारण भूमापक यंत्र का आलेख आपको दिखाया गया है। वो आलेख में भूमापक यंत्र किस तरह का होता है, कि भूमापक यंत्र इस तरह का होता है कि उसकी भूकंप की तीव्रता गिनने के लिए या मापने के लिए उसको रिएक्टर इकाई में उसका भूमापक यंत्र के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो यंत्र आपको भूमापक यंत्र का आलेख जो दिखाया गया है, इसकी तीव्रता उसका रिएक्टर स्केल में या इकाई में क्या किया जाता है, भूमापक यंत्र द्वारा उसको मापा जाता है। और इसको ये तीव्रता हम जब देखते हैं, नेपाल में जब भूकंप हुआ था तब वो 7.9 रिएक्टर स्केल से हुआ था। और इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट चला, वो 3 मिनट या दो मिनट तक वो भूकंप चला। और इसके वजह से बहुत सी हानि जो है, वित्त हानि और
मनुष्य हानि जो है वो बहुत से ज्यादा प्रमाण में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो साधारण भूमापक यंत्र है उसका जो आलेख है हम इससे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये जो लाइनें दी गई है PSL, PSL मतलब क्या है कि प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और लास्ट में भूपृष्ठीय तरंगे, ये तीन तरंगों के PSL आपको दिखाया जो गया है इसकी रेस्टर स्केल के द्वारा या रेस्टर इकाई के द्वारा, ये यंत्र के द्वारा इसे मापा जाता है। वो कितना रेस्टर स्केल है, 7 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या 6 पॉइंट है, ऐसे कई प्रकार के जो भी उसकी क्षमता तीव्रता जितनी होती है वो तीव्रता से हमें ये भूमापक यंत्र के द्वारा हमें मालूम होता है। और इसीलिए इसमें आगे जो पॉइंट है उसमें आपको भूकंप नाभि यो अधिकेंद्र, ये जो पॉइंट है इसमें भूकंप का नाभि, नाभि मतलब है कि अपना सेंटर, जहां से मेन भूकंप का क्या होता है निर्माण होता है, वो इसके बारे में नाभि या उसे अधिक केंद्र भी कहा जाता है। ये अधिक केंद्र के बारे में उसकी परिभाषा क्या है भूकंप की नाभि की, वो हम उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले देखो, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली जो हलचलें के कारण भूपटल पर भारी दबाव पड़ता है, निर्माण होता है। यह तनाव भूगर्भ में जहां पर खुलता है वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है और वहां पर वो भूकंप केंद्र बन जाता है। यह भूकंप केंद्र उसे हम कहते हैं या भूकंप नाभि केंद्र उसे कहते हैं। मतलब क्या है कि भूपृष्ठ के नीचे जो हलचल है वो भूपटल पर जब भारी दबाव उसके निर्माण होता है और यह दबाव जो होता है या तनाव होता है वो भूगर्भ पे जहां पर खुलता है और जहां पर ऊर्जा मुक्त होती है वह भूकंप का क्या है केंद्र है। और इसे नाभि भी कह सकते हैं, इसको नाभि भी कह सकते हैं। और यही इसी भूकंप के नाभि के केंद्र हम जो कहते हैं, इसे भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैलती है और ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जहां सर्वप्रथम पहुंचती है अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहां तक प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। और इसी में नाभि को जिस तरह हम कहते हैं कि जो भूपटल पर दबाव और तनाव निर्माण होता है और ऊर्जा जहां पर मुक्त होती है उसे नाभि केंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं, उसी तरह ठीक अधिकेंद्र को भूकंप के जो सभी दिशाओं में ये तरंगे जब फैलती है और ये तरंगे जब भूपृष्ठ पर जहां प्रथम सर्वप्रथम जहां पर पहुंचती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप का अधिकेंद्र का यह भूकंप नाभि से लंबवत होता जाता है। और इसी में ये जो है इसकी आकृति भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इसमें जो दिया गया है आपको देखो, दिया गया सॉरी हाँ 2 मिनट रुको। हाँ बच्चों जरा ये हो गया था इसलिए सॉरी उसके लिए। तो आगे जो आपको भूकंप के तरंगों के प्रकार के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में देखो, ये 3 प्रकार की जो तरंगे होती है वो आकृति से हमें मालूम हो सकता है कि इसमें ये भूकंप की तरंगे है। ये
जब निर्माण होती है, जो प्रथम भूपटल पर आती है ये तरंगे, तो उसे पी वेव हम कहते हैं, या प्राथमिक तरंगे हम उसे कहते हैं। तो ये तरंगे किस तरह के आते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। आकृति में आपको दिया गया है कि भूकंप की नाभि, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, भूकंप केंद्र, ये जो दिया गया है, ये भूकंप के तरंगों के 3 प्रकार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो प्रकार है प्राथमिक तरंगे, भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। पहले जो तरंगे है उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं कि भूपृष्ठ के ये जो 3 तरंगे के प्रकार है, उसमें पहला जो है प्राथमिक तरंगे, उसमें आपको बताया गया है कि भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर यह तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। मैंने बताया ना आपको, जब भी भूकंप होता है और जो तरंगे निर्माण होती है, वो तरंगे जैसे ही भूकंप प्रथम भूपटल पर जो पहुंचती है तरंगे, या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है पहले, तो उसको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और इसलिए गति से आने करते हैं, इसको कैसे किया जाए। तो ये जो है तरंगे, इनके बारे में जो बोल रहे हैं, भूपृष्ठ की द्रुत त्रिज्या गति से सभी दिशाओं में ये भूपृष्ठ क्या होता है, द्रुत गति से आने वाली तरंगों का प्राथमिक तरंग कहा जाता है। मतलब ये जितने तीव्र गति से या द्रुत गति से भूपटल पर पहले आती है, तो इनको प्राथमिक तरंग कहते हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों को कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है। इस ठोस द्रव, इसी कारण से
तो अभी जो है नेक्स्ट अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है द्वितीय तरंगे के बारे तक, वहां तक हम शायद पहुंचे थे, उसके बीच में ही ये कट गया था। तो द्वितीय तरंगे, इनके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो द्वितीय तरंगे इस तरह के होते हैं कि ये साकार के होते हैं। ये भूपृष्ठ पर जब प्राथमिक तरंगे पहले पहुंचते हैं और उसके बाद जो द्वितीय तरंगे पहुंचती है उसे यस तरंगे भी कहा जाता है या द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे नाभिक के केंद्र से सभी दिशाओं में आपको फैले हुए नजर आते हैं। ये गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी भी होती है और ये तरंगे अपने साथ में ठोस पदार्थों को प्रवाहित करती है और द्रव पदार्थों को प्रवाहित नहीं करती है। और इसी कारण से इन तरंगों से मकान हिलने लगते हैं। फलस्वरूप हम देखते हैं कि तरंगे प्राथमिक तरंगों से भी अधिक प्रभावशाली या विनाशकारी ये द्वितीय तरंगे होते हैं। मतलब है कि द्वितीय तरंगे में जो चारों दिशा में जब ये तरंगे फैलती है तो इनकी हलचल जो है नीचे ऊपर होती है, तब ये ठोस पदार्थ अपने साथ में प्रवाहित करके ये अधिक विनाशकारी होती है। और इसलिए ये द्वितीय तरंगे हम उसे यस नाम से भी, यस तरंगे के नाम से भी हम उसे जान सकते हैं या द्वितीय तरंगे भी उसे कह सकते हैं। तो तीसरा जो है उसी में भूपृष्ठीय तरंगे, यल वेव, मतलब है कि इसे हम यल वेव से भी लहरें या तरंगे भी कह सकते हैं। भूपृष्ठ पर जब प्राथमिक और द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ पर अधिक केंद्र पर पड़ता है, तब उसमें से जो तरंगे निर्माण होती है वो तरंगे परिधि दिशा की में और फैलती जाती है और उसी से अधिक विनाशकारी जो विनाश होता है वो अधिक प्रमाण से प्रथम और द्वितीय तरंगे से अधिक ये भूपृष्ठीय तरंगे का क्या होता है, सबसे विनाशकारी होता है। इससे क्या होते हैं, ये जो मकान है, बिल्डिंग, इमारतें हैं, ये जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं। और इसी कारण से ये जो भूकंप के तरंगों के तीन प्रकार जो है वो तीन प्रकार इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी भूकंप के हम क्या देखेंगे, भूकंप के जो परिणाम है वो परिणाम हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। भूकंप के परिणाम ठीक इस तरह है। भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती है, पहला। दूसरा, भूसंकलन होकर चट्टानें गिरने लगती है। तीसरा, कई बार भूजल मार्ग परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कुएं में पानी रहता है और ये भूमार्ग जब चेंज होते हैं तो उस समय कुआं सूख जाता है, कभी कुएं में पानी आ जाता है सूखे कुएं में। इस तरह का उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ प्रदेश उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश धस भी जाते हैं, मतलब कुछ उभर कर आते हैं कुछ प्रदेश और कुछ अंदर अपने जमीन के अंदर धस जाते हैं। समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती है। इन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव व वित्त हानि ज्यादातर होती है। कभी कभी समुद्र में भी ये सुनामी लहरें निर्माण हो जाती है और उन्हीं कारण से जीव और वित्त हानि सबसे ज्यादा अधिक प्रमाण में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें हिमाच्छादित प्रदेश में हिम चट्टानें गिरती है। हिमाच्छादित प्रदेशों में ऐसा भूकंप हुआ तो क्या होता है कि वहां की जो चट्टानें, हिम चट्टानें होती है, वो चट्टानें क्या है, गिरती है। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। और ये भूकंप के परिणाम में सबसे ज्यादा भयानक जो रहता है कि वित्त हानि और जीवित हानि, मकान या इमारतें गिरने से जो हानि होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और इसी
यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं, यातायात मार्ग जो सड़क बिड़क रहती है वो सब क्या हो जाए, टूट जाते हैं और ये यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं। लास्ट भूकंप के जो परिणाम है वो संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, संवाद संवाद करने के लिए जो हमारी जो ये रहती है एक दूसरे से बात करने की, तो ये भी क्या होता है, ये संचार व्यवस्था भी बंद हो जाती है या अस्त व्यस्त हो जाती है। इतना इतने परिणाम ये भूकंप की वजह से होता है। ये भूकंप ये छोटी सी चीज नहीं है कि वो अपने को बता कर आएगी, ऐसा नहीं है। वो कभी भी सडनली आती है और उसी कारण से क्या होता है, ये पूरी तरह से तहस नहस करके चली जाती है। और इसी में ये जो भूकंप है, ये भूकंप के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। आगे एक लास्ट पॉइंट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में जानकारी लेते समय हमें वही भूकंप के बारे में जिस तरह हमने जानकारी ली है उसी तरह वो ज्वालामुखी के उद्रेक के बारे में। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक अब शांत और दूसरा अशांत। हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं ज्वालामुखी को, लेकिन ज्वालामुखी किस बारे क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इसी क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जो अपने भूगर्भ से अंदर से जो गर्म द्रव, ठोस, गैस पदार्थ और अन्य चीजें जो भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी के उद्गार से राग, जल जल बाष्प, अनेक प्रकार की गैसें, तप्त और पिघली हुई चट्टाने रूप से लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं और भूपृष्ठ पर शिला रस आने के बाद वह लावा बन जाता है। जो अंदर की ज्वाला है या लावा है, वो लावा जो रहता है वो पूरी तरह से जब ऊपर उभर कर आता है या ये ज्वालामुखी बाहर जमीन पर चट्टानों पर भूप पटल पर फेंकती है, तो उस समय वो लावा जितना तेज होता है उतना ही वो जब ठंडा होने लगता है तो ऐसे बड़े बड़े जो पर्वत है या बड़े बड़े जो आपको पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं वो लावा के वजह से है या ज्वालामुखी के वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। उद्गार उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के निम्न प्रकार होते हैं, मतलब दो प्रकार इसमें आपको बताए गए। एक मैंने आपको बताया जैसे शांत और अशांत दो प्रकार के होते, वैसे केंद्रीय ज्वालामुखी और भ्रंशीय ज्वालामुखी ये दो प्रकार उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसी में मैं आपको इन शॉर्टली कुछ ज्वालामुखी के परिणाम जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास अभी 2 ही मिनट बाकी हैं, उसके बाद मेरा सवाल जवाब से हम करेंगे बाद में। अभी देखो ज्वालामुखी के परिणाम। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण से जीव विविधता हानि होती है। महासागर या ज्वालामुखी के कारण सभी सुनामी लहरें निर्माण होती है। ज्वालामुखी से बाहर आए हुए धुआं, राख, गैस, बाष्प, जल बाष्प जो भी है वातावरण में क्या है, ये वातावरण को असंतुलित करते हैं या पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बन जाती है। लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपत्ति भूपटल पर आ जाती है। ज्वालामुखी की वजह से उद्गार से नई भूमि निर्मित होती है। कभी कभी द्वीप नष्ट भी होते हैं। और इसी कारण से लास्ट जो परिणाम है, मृत ज्वालामुखी के पास में वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार हो जाती है। और जब ये मृत ज्वालामुखी जब रहता है, मतलब शांत जो ज्वालामुखी होता है, वो जहाँ पर उसका मुख रहता है वहाँ पर वर्षा बारिश होती है और बारिश के संचित होने के कारण से झीलें तैयार होती है। और इसी में ये जो ज्वालामुखी के परिणाम है, ये परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। भूकंप के परिणाम इस तरह के थे जो हमने देखे। इसमें ज्वालामुखी के कारण से लावा जो रहता है वो ये चित्र में आपको जो दिखाया गया है उस तरह का तैयार होता है। ऐसे अनेक प्रकार के जो है ये आपको
ये इस भूकंप से और ज्वालामुखी से अनेक प्रकार के जो हानि है वो हानि हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है। इसी तरह मैं अब जो आज का जो सब्जेक्ट है वो आपके, अभी मैं वापस अपने इस पर आता हूँ। हाँ, अभी किसी को कुछ ऐसा मन में शंका तो जरूर होगी, क्योंकि आज का लेक्चर में जरा ये हो गया था। तो किसी को कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए, मैं समाधान करने की कोशिश जरूर करूंगा आपकी। कोई भी लड़का या कोई किसी को कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। किसी को ऐसा, हाँ जया, बोलो बेटा जया। जया कौन है? सर प्राथमिक तरंगे क्या होती है? प्राथमिक तरंगे जो होती है, देखो प्राथमिक तरंगे किस तरह की होती है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं अभी आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ। हाँ सुनिए, प्राथमिक तरंगे जो होती है वो इस तरह की होती है, देखो कि भूगर्भ में जो ऊर्जा उत्सर्जन होती है और ये जब तरंगे सबसे भूपटल पर जब पहुंचती है तो हम उसे, जो पहले पहुंचने वाली तरंगे जो रहती है उसको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और इसी ये कैसे निर्माण होती है ये देखो, इन तरंगों के कारण से चट्टानों की कणों की हलचल जो है ऊपर नीचे होती है, और इसी के कारण से ये अपने साथ में द्रव, वायु, अनेक प्रकार के माध्यम से ये प्रवाहित होती है और इस तरह के चारों दिशा में ये फैलती जाती है तरंगे। और इसी कारण से क्या होता है, प्राथमिक तरंग से इमारतें हिलने लगती है और इस तरह के ये प्राथमिक तरंगे होती है। उसे पी वेव नाम से भी, मतलब प्राइमरी नाम से भी हम उसे जानते हैं या उसे हम कहते हैं। ठीक है। और कौन? आंचल शर्मा। आंचल शर्मा, सर बोलिए बेटा। भूकंप यंत्र किसे कहते हैं सर? भूकंप यंत्र? संयंत्र। हाँ हाँ, भूकंप यंत्र मैं आपको पहले भी बताया कि अधिकेंद्र जो रहता है या अपना नाभि जो रहता है, वो नाभि के बारे में मैंने आपको परिभाषा बताई थी, फिर भी वापस से आप अच्छी तरह से सुन लो कि भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचल जो रहती है उसके कारण से भूपटल पर एक दबाव पड़ता है, और दबाव और तनाव ज्यादा होने के कारण से जहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या मुक्त होती है वो ऊर्जा, उसको हम भूकंप का केंद्र कहा जाता है। और जो यंत्र की बात है, भूकंप यंत्र जो रहता है वो इस तरह का होता है कि जो आकृति में मैंने आपको दिखाया था कि रेस्टर स्केल से वो उसे गिना जाता है, ओ PSL, ये जो है प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, इनके द्वारा ये तरंगों का मेजरमेंट किया लिया जाता है। मेजरमेंट मतलब है कि मापन लिया जाता है, और रिएक्टर स्केल से उसे मापा जाता है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा। और कौन है? और आंचल, और कुछ सवाल है? आंचल शर्मा, और कुछ पूछना चाहती है? नो सर। बोलो बेटा। नो सर। ओके। हैंड रेस तेरा दिख रहा है ना मुझे, इसलिए। और कौन है? किसी को सवाल पूछना है? ये फोन की वजह से आज का लेक्चर जरा गड़बड़ हो गया।
थैंक यू सभी जन मेरे सहकार्य के लिए। और अभी जो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिया था तो आंतरिक हलचलों को मैं अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे तो अच्छी तरह से टाइम निकाल कर वो अच्छे से आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा। ओके, थैंक्स।